हाय एवरीवन। तो मैंने इससे पहले आपके लिए एक वीडियो डाली है स्टेट्स ऑफ मैटर के रिगार्डिंग, दैट इज़ डिस्पर्शन फोर्सेस या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। जैसे कि आपकी थी वंडरवॉल फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्सेस में हमारे पास क्या था? वंडरवॉल फोर्सेस में हमने देखा था कि हमारी गैसेस कैसे लिक्विफाई होती हैं। लिक्विफाई होने के लिए गैसेस को लिक्विफाई होना क्या है, डिफ़िकल्ट है, क्योंकि गैसेस में क्या होती है, बहुत सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, बहुत कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो हमने क्या किया था, लिक्विफाई करने के लिए हमने देखी थी कि कौन कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इसमें काम करती है, जो कि हम क्या कर सकते हैं, गैसेस को भी लिक्विफाई कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया था, 3 टाइप की वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देखी थी, दैट इज़ डिस्पर्शन फोर्सेस। हमने क्या देखा था, डिस्पर्शन फोर्सेस सबसे वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे, क्योंकि ये क्या था, नॉन पोलर बॉन्ड्स में होती थी, जैसे H2 Cl2 O2। इन फोर्सेस, इन गैसेस में जो फोर्सेस अप्लाई होती थी, दैट इज़ डिस्पर्शन फोर्सेस। एक हमने देखी थी डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल का मतलब क्या है, अगर पोल्स क्रिएट हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव अच्छा इंटरेक्ट करेगा किससे, जिस पे कोई भी चार्ज नहीं है। इसके बाद हमने देखा था डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। मैंने क्या बोला था कि डाइपोल के कारण दूसरे किसी मॉलिक्यूल में जिसमें डाइपोल ना हो, उसमें डाइपोल क्या होगा, क्रिएट होगा, उसके कारण भी कुछ फोर्सेस आएगी। तो सबसे अच्छी फोर्सेस कौन सी थी, डाइपोल फोर्सेस। और फिर कौन सी थी, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। और फिर थी डिस्पर्सन फोर्सेस। तो इसको ध्यान रखना कि गैसेस लिक्विफाई इसलिए होती हैं क्योंकि उसमें ये 3 टाइप की फोर्सेस क्या करती हैं, एक्ट करती हैं। दैट इज़ वंडरवॉल फोर्सेस क्या करती हैं, एक्ट करती हैं। क्लियर रहेगा? या आपको अगर कोई डाउट हो तो एक बार पिछली वीडियो देख लेना, उससे भी आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो अभी हमारे पास क्या आ रहा है, गैस लॉज हमने देखने हैं। उससे पहले गैसेस के रिगार्डिंग आपको वैसे भी 9th क्लास से पता है कि गैसेस क्या होती हैं। गैसेस वो होती हैं जिनमें बहुत कम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है। एक और क्या होता है कि गैसेस क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है, मतलब गैसेस में इतनी ज़्यादा स्पेस होती है कि अगर आप उसको प्रेस करोगे तो वो क्या हो जाती है, पास आ जाती है। ठीक है। इंस्टेड लिक्विड और सॉलिड कभी भी कंप्रेस नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसमें जगह ही नहीं होती। कंप्रेस होने के लिए जगह भी तो चाहिए, कंप्रेस ही नहीं होते। फिर हमारे पास क्या होती है, गैसेस में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहता है, मतलब गैस के पार्टिकल्स में क्या कहता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहता है। उनकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा होती है, मतलब थर्मल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो उनकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा होती है, तो उसके कारण भी क्या आता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, कम होती है। अब हमारे पास क्या आता है, गैस लॉज के रिगार्डिंग हमने डिस्कस करना था। गैस लॉज हमें क्या बताता है कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर, मतलब कि हमारे पास गैस की क्या स्टेट है, गैस किस प्रेशर में है, गैस किस वॉल्यूम में है, गैस किस टेम्परेचर पे है, या नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हैं गैस के, वो हमें बताते हैं गैस लॉज। गैस लॉज हमारे ना 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-ल्यूसेक लॉ, एवोगैड्रो नंबर और कंबाइंड गैस लॉ। आज हम सिर्फ ये वाला डिस्कस करेंगे, बॉयज़ लॉ। सबसे पहले हमें ना क्या करना होगा, इनके रिगार्डिंग ग्राफ्स देखने पड़ेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो जैसे कि आपने 9th-10th क्लास में किया होगा कि y इज इक्वल टू mx+c, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है जिसमें y एक्सेस और x एक्सेस का अगर हम प्लॉट करते हैं तो अगर हमारी क्या आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। क्या आती है, स्लोप जिसकी होती है m, मतलब ढलान कितनी है वो देखा जाता है। तो अगर मेरा c दैट इज़ इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, ये होता है x एक्सिस वाला, ये होता है ये होता है स्लोप, और ये होता है y एक्सिस वाला। ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर हमारा इंटरसेप्ट 0 हो गया, ये इंटरसेप्ट जो होता है वो y एक्सिस पे होता है, तो हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर हमारा 1 हो गया इंटरसेप्ट, तो हम y पे 1 से स्टार्ट करेंगे और फिर स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। याद रहेगी ये चीज़ कि ये हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अब जब मैं आपको बताऊंगी ना, तो उससे आप क्या करना, ग्राफ को रिलेट करके देखना। फिर हमारे पास क्या है, अगर मैंने y और x एक्सिस के बीच में बनाया तो y और x का क्या है, हाइपरबोला आया है। हाइपरबोला, अगर मैंने y और x का इन्वर्स रिलेशन में बनाया है कि x को मैंने ऐसे ले लिया, तो मेरे पास क्या आएगा, हाइपरबोला आएगा। याद रहेगा?
तो मैं ना अभी आपको बॉयज़ लॉ करवाने जा रही हूँ। बॉयज़ लॉ मतलब रॉबर्ट बॉयल्स ने दिया था। इसने क्या बोला था, एट फिक्स्ड मास and at constant temperature क्या होगा, वॉल्यूम is inversely proportional to pressure। मतलब कि क्या है आपका एट फिक्स्ड मास, किसका, गैस का, एट फिक्स्ड मास ऑफ गैस एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। तो मतलब क्या होगा, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट एन एंड टी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। ठीक है, अब मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के कोई के लगा सकती हूँ, कोई भी कांस्टेंट K1 ले लेते हैं। V इज इक्वल टू K1 P, या क्या हो सकता है, P इज इक्वल टू K1/V हो सकता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ना अभी आपको ये दिखाती हूँ कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आप कैसे दिखा सकते हो, राइट। चलो, P इज इक्वल टू K1 इंटू 1/V लिख सकती हूँ, ओके। फिर ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +0 लगा दो, प्लस c, ठीक है। c क्या हो गया आपका, इंटरसेप्ट, दैट विल बी 0, ठीक है। तो अगर मुझे ये ग्राफ प्लॉट करना है तो मैं y इज इक्वल टू एम एक्स जैसा करूँगी। प्रेशर जो आएगा मेरा वो y एक्सिस पे, और 1/v जो आएगा मेरा x एक्सिस पे। ध्यान रखना, मैंने 1/v को x लेट किया है, 1/v को x एक्सिस पे लेट किया है, और p को किस पे लेट किया है, y एक्सिस पे लेट किया है, ठीक है। तो अब मेरा जो इंटरसेप्ट है 0 है, तो मेरे पास ये ऐसी लाइन बनेगी। और क्या है, ये स्लोप कितनी है, K1 है, स्लोप कितनी है, K1 है। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, टेम्परेचर को, ये जो मेरा ग्राफ बना है ना, ये मेरा टेम्परेचर फिक्स्ड है एट कांस्टेंट T1 टेम्परेचर, ठीक है। एट कांस्टेंट क्या है, T1 टेम्परेचर है, इसलिए हमारा ग्राफ क्या है, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है, ओके। अब हमारे पास क्या है, अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर को अगर मैं बढ़ाऊंगी तो क्या होगा, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। टेम्परेचर को बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। टेम्परेचर को बढ़ाओ, पहले ना आप ये समझो कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V का मतलब क्या है। मान लो मेरे पास क्या है, मैंने इतना वॉल्यूम दे दिया आपको गैस का, ठीक है, इतना वॉल्यूम दे दिया, और यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन लगा दिया, मतलब जिससे आप क्या कर सकते हो, प्रेशर दे सकते हो। मैंने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगी तो ये गैस मॉलिक्यूल्स अंदर को कंप्रेस होंगे, मान लो ऐसे कंप्रेस हो गए, ठीक है। कंप्रेस हुए तो आपके पास क्या हो गया, ये देखो, प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। पहले इतना सारा वॉल्यूम था, अब कितना रह गया, इतना सा वॉल्यूम रह गया ना। जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कोई डाउट है इसमें, पूछ लेना, अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना आप। फिर यहाँ पे मैं आपको एक T1 टेम्परेचर पे कर रही थी। अब मैंने क्या किया, आपको ना बहुत सारे टेम्परेचर दे दिए और यही ग्राफ प्लॉट किया। मैं ना टेम्परेचर बढ़ा रही थी तो क्या हुआ, एक मेरे पास ऐसी कर्व आई, फिर मेरे पास ऐसी कर्व आई, फिर मेरे पास कैसी कर्व आई, ऐसी कर्व आई, ठीक है। तो ये मेरी T1 टेम्परेचर पे थी, ये T2 और ये T3। T3 सबसे ज़्यादा बड़ा था, T2 फिर, और T1 फिर। मतलब ये जो ग्राफ आया, ये एक ग्राफ की लाइन है जब आपने T1 टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर रखा। फिर ये वाला ग्राफ आया अगर आपने T2 टेम्परेचर रखा, फिर ये वाला ग्राफ आया अगर हमने T3 टेम्परेचर रखा। याद रहेगा ये चीज़, ठीक है। तो आपके पास ऐसे ग्राफ आ जाते हैं। फिर अब हमारे पास, चलो एक तो ये ग्राफ हो गया, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, एक होती है आइसोथर्म। तो आइसोथर्म होता है प्लॉट बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम कर्व, या प्रेशर अपॉन 1/v कर्व
एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्म होता है बस टेम्परेचर कांस्टेंट करो और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाओ। समझ आ रहा है? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या बनाओ? ग्राफ बनाओ। फिर आपके पास क्या आया, एक और ग्राफ बना के दिखाती हूँ। P = K/V है। अगर मैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाऊँ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाऊँ, तो वो मेरा क्या बनना चाहिए? हाइपरबोला बनेगा। हाइपरबोला कैसे बताया था? y = 1/x, ठीक है, y = 1/x। क्या बनाया था? y एक्सिस पे क्या था आपका ये, और x एक्सिस पे आपका ये, ठीक है। तो आपने क्या किया था? हाइपरबोला बना दिया था। कैसे? आप बस इसको ऐसे ले जाओ, ये हाइपरबोला होता है। और k से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि k एक कांस्टेंट है, k एक कांस्टेंट है। वो k किसके साथ? v के साथ ही डिवाइड या मल्टीप्लाई होके आपको कैसे कब देगा? ऐसे कब देगा। अब अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करती जाती हूँ, टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया? बढ़ाते गए, ठीक है, बढ़ाते गए और बढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ। वैसे मैंने क्या किया? टेम्परेचर को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। यहाँ पे T1 रखते हैं, यहाँ पे T2 और यहाँ पे T3। तो ग्राफ कैसे जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रेशर क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्यों? क्या हो गया? टेम्परेचर अगर मैंने बढ़ाया तो क्या होगा? यहाँ पे आपका क्या करेगा? प्रेशर, मतलब गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने लगेंगे और वो क्या करने लगेंगे? वॉल्स से उतना ज़्यादा ही स्ट्राइक करने लगेंगे। तो वही प्रेशर क्या होता है? गैस प्रेशर। क्लियर हो गया? वही प्रेशर क्या होता है? गैस प्रेशर होता है। कोई डाउट है? नहीं है? ओके, चलो अभी हमारे पास हो गया ये चीज़, ठीक है। फिर हमारे पास आता है, ये हो गया। अब हमारे पास आता है अगला इसी में ही अगला है, अगर मैंने कोई तीसरा ग्राफ बनाना हो, PV = K लिख सकते हो, राइट? कैसे? मान लो मैंने आपको P1 दे दिया 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, और वॉल्यूम दे दिया 400 लीटर, ओके, V1। अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया 2 एटमॉस्फेयर, और फिर अगर प्रेशर बढ़ाऊंगी तो वॉल्यूम क्या करेगा? डिक्रीज। तो V2 हो जाएगा 200 लीटर, ठीक है। तो अब मैंने अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा, तो मेरे पास क्या आएगी? सेम वैल्यू आएगी। देखो, P1 V1 1 × 400, दैट इज 400 एटमॉस्फेयर लीटर, दैट इज कांस्टेंट। P2 V2 करो, 2 एटमॉस्फेयर × 200 लीटर, 400 एटमॉस्फेयर लीटर, राइट। तो अब आपके पास, आप खुद देखो यहाँ पे क्या हो गया? P1 V1 = P2 V2 आ गया। तो वो दोनों ही कांस्टेंट है, तो आप क्या लिख सकते हो? इनको K लिख सकते हो। तो अब ना हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। वो कैसा ग्राफ होगा? देखो, प्रेशर और वॉल्यूम का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ, चाहे मैं प्रेशर बढ़ाते ही जाऊँ तब भी क्या आ रही है? सेम वैल्यू। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे प्रेशर बढ़ाया, फिर भी क्या आ रही है? सेम वैल्यू। आप कुछ भी वैल्यू लेके देख लो, NCERT में से चाहे करके देख लेना, आपको सेम वैल्यू मिलेगी। तो अगर मेरे पास ऐसी कोई वैल्यू है, मान लो PV 400 आया जैसे यहाँ पे, तो चाहे मैं प्रेशर बढ़ाती जाऊँ तो ग्राफ कैसे आएगा? ये, चाहे मैं प्रेशर 1 कर दूँ, चाहे मैं प्रेशर 2 कर दूँ, चाहे मैं प्रेशर 3 कर दूँ, चाहे मैं प्रेशर 4 कर दूँ, ग्राफ क्या रहना है? कांस्टेंट रहना है। तो आई होप ये क्लियर हुई होगी आपको चीज़। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको कल ही इसका एक क्वेश्चन भी करवाऊँगी, चलो आज ही करवा देती हूँ। ओके फाइन, इसके लिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कल करवाती हूँ इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आप ट्राई कर लेना एक बार ये क्वेश्चन, फिर देखते हैं, फिर मिलते हैं।